नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी मेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक मुंडा विद्रोह के बारे में। अब मुंडा विद्रोह का जो क्वेश्चंस आने लगे हैं 67 मेंस के बाद, वो अब 7 से 10 नंबर के आने लगे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संथाल विद्रोह में बताया था कि अब जो जनजातीय विद्रोह की जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 7 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। अब इसको लिखने के लिए जो पहले 38 मार्क्स के आते थे, अब वो जाके 7 से 10 नंबर के हो गए। तो इसको लिखने के लिए हमने इसको बनाया तो डिटेल से ही है, लेकिन आपको समझना अच्छे से है ताकि आप क्वेश्चन में जब आंसर कर रहे हो आप एग्जाम में तो अच्छे से सारे पॉइंटों को शामिल कर पाए। तो समझिए पहले कि मुंडा विद्रोह के बारे में जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि विद्रोह किस चीज़ का था। एक जनजातीय विद्रोह था। और एक आदिवासी के बारे में समझ लीजिए पहले कि आदिवासी क्या होता है। जो जंगल साफ करने में, मतलब फॉरेस्ट क्लीनिंग में, झूम कृषि और हंटिंग या शिकारी होते थे वो। अच्छा, तो ये चीज़ों में एक्सपर्ट होते थे। दूसरा चीज़ कि इनका इमोशनल जुड़ा होता था जल, जंगल, जमीन से। अगर इनको कोई छीनने का कोशिश करता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आते हैं। और कई जगह आप पढ़ेंगे कि इसको मुंडा विद्रोह कहा जाता है। बिरसा मुंडा द्वारा ये हक की लड़ाई के लिए लड़ाई हुई थी, आंदोलन हुई थी। ये विद्रोह कहना अंग्रेजों का नजरिया सही हो सकता है, लेकिन एक भारतीय होने के नजरिए से ये अपने अधिकार की लड़ाई थी। ये एक आंदोलन था। जिस तरह से गांधी जी ने किया था आंदोलन, उसी तरह से यह आंदोलन था बिरसा मुंडा द्वारा। हम भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, क्यों आखिर कहते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। इसको समझने के साथ ही ये भी समझेंगे कि बिरसा मुंडा ने किस तरह से अपने समाज में फैली अंधविश्वास को, समाज में फैली अशिक्षा को, समाज में फैली अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई बुराइयों को कैसे रोकने में सफल होते हैं। दूसरी ओर कैसे अंग्रेजों द्वारा छीने गए अधिकार को वापस छीनने के लिए, उससे लड़ के छीनने के लिए लोगों को कैसे जागरूक करते हैं, इसको समझेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि इसके टोटल तात्कालिक कारण क्या थे। सारे तात्कालिक कारणों को जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ था, विद्रोह की परिस्थितियाँ क्यों बनी, ये जो तात्कालिक कारणों के कारण कौन सा प्रभाव पड़े उसके और क्या परिणाम हुए, सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, मैंने बताया पहले क्या है, लोग नज़रिए से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़रिए से देखा जाए तो ये क्या था, विद्रोह था। लेकिन एज ए इंडियन अगर बात करेंगे, अगर इंडियन बात करेंगे तो ये क्या था, आंदोलन था। आंदोलन, या दूसरे शब्दों में कहो तो अधिकार की लड़ाई थी, अधिकार की लड़ाई। अब समझो, ये इस तरह की अधिकार की लड़ाई अगर हमारे बिरसा मुंडा जी लड़ रहे थे तो समझो पहले कि इसकी परिस्थितियां कैसे बनी। तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने क्या किया, एक तीव्र विद्रोह किया। वो कब किया था, 1899 से 1900 के बीच में। ये इसकी डेट है 24 दिसंबर ये 1899। ध्यान हो, इसी समय क्रिसमस की संध्या बोलते हैं, क्रिसमस के पूर्व संध्या, मतलब 24 की संध्या में ये विद्रोह हुआ था। लेकिन क्या ये विद्रोह मुंडाओं द्वारा पहली बार किया गया था? नहीं, 1874 में पहली बार मुंडा आदिवासियों द्वारा इस तरह का विद्रोह किया गया था। और जब ये विद्रोह किया गया तो ये कब तक चला इस तरह का विद्रोह, 1895 तक। और इस विद्रोह को जो 1874 से लेकर 95 तक जो चला, इसको सरदारी लड़ाई कहते हैं। कौन सी लड़ाई कहते हैं? सरदारी लड़ाई। और जो कांग्रेस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा एक गरम दल, एक नरम दल, इस चीज को समझा होगा आपने। तो समझिए, ये जो सरदारी लड़ाई वाले जो मुंडा थे, एक गर्म उग्र विचारधारा के थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज अगर कोई भी हमारे अधिकार छीनने का कोशिश करेगा तो हम लड़ के इसको छीनेंगे। इसमें उग्र होते थे ज्यादा। तो उग्र होना और एक शांत स्वभाव से चीजों को हैंडल करना अंतर होता है। तो हम समझेंगे कि कैसे एक उग्र और एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति जब मिलता है तो किस तरह से हम निर्णय करते हैं अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए। तो यहां पर ये समझिए कि हमने क्या बोला कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने एक तीव्र विद्रोह 24 दिसंबर 1899 को शुरू किया था, जो 1900 तक चला। आगे देखेंगे 1874 में पहली बार मुंडा आदिवासियों ने क्या किया,
विद्रोह किया जो 1895 तक चला, जिसे सरदारी लड़ाई कहते हैं। जब सरदारी लड़ाई बोलते हैं 1895 तक, इसके बाद क्या होता है कि आप समझिए, बिरसा मुंडा का एक चीज जान लीजिए। बिरसा मुंडा एक बहुत ही अच्छे छात्र थे, और जो उनके गुरु थे, जो आदिवासी गुरु ही थे, जब उनके पास वो पढ़ने गए तो उनको तो शिक्षा मिल रहा था, लेकिन उनमें इतना मेरिट था कि उन्होंने कहा कि तुम अच्छे स्कूल में पढ़ाई करो। इस चक्कर में क्या हुआ, वो ईसाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहे ताकि उनको अच्छा शिक्षा मिल सके, लेकिन उस स्कूल में एडमिशन लेने की एक पूर्व शर्त थी कि आपको उसमें ईसाई धर्म में आपको कन्वर्ट होना जरूरी है। तो कुछ समय के लिए ईसाई धर्म में कन्वर्ट होते हैं और उस स्कूल में वो पढ़ने जाते हैं। लगभग 2 साल की पढ़ाई के बाद वो क्या देखते हैं कि एक अंग्रेज टीचर आते हैं और मुंडाओं को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उनके बारे में गलत गलत शब्द बोलते हैं। तब उस क्लास में ही बिरसा मुंडा ने क्या किया था, विरोध किया था उस टीचर का कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, हमारा समूह ऐसा नहीं है, हमारा वर्ग ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो उनके शिक्षक थे, जो भारतीय शिक्षक थे, उनको ईसाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वैज्ञानिक ज्ञान के लिए भेजा था कि आप पाओ, लेकिन उन्होंने कहा था कि अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है, अपने लोगों को भूलना नहीं है। आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा, जहां वो ईसाई स्कूल में पढ़ रहे थे, वो गीता जैसी किताब को भी अपने साथ रखते थे ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे। अब जब अंग्रेज का विरोध किया इन्होंने, तो इनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। जब ये स्कूल से एक्सपेल्ड होते हैं तो इनको क्या करते हैं, ये फिर अपने ईसाई धर्म से वापस अपने मूल धर्म में वापस आते हैं। और यहीं से दूसरी नजरिया आपको ये रखना है कि जब ईसाई मशीनरी इस क्षेत्र में आए हुए थे तो बहुतों लोगों को ईसाई धर्म में इन्होंने क्या किया था, कन्वर्ट करवा दिया था। जब कन्वर्ट करवाया था तो इनको क्या, ये तो अपनी संस्कृति की रक्षा करने की इनके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि उनको ज्ञान ही ऐसा मिला था। जब ज्ञान ऐसा मिला था तो इन्होंने एक बिरसायत संप्रदाय का शुरुआत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईसाई धर्म अपना चुके तो अपने मूल धर्म में वापस आ सकते हो इस संस्था के माध्यम से। इन सारी चीजों को डिटेल से समझते हैं। तो हमने एक चीज समझा कि जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, उसके पूर्ववर्ती आंदोलन क्या था, एक उसमें एक बड़ी भूमिका किसने निभाया, सरदारी लड़ाई ने। कहने का क्या मतलब, बिरसा मुंडा का साथ दिया किसने, सरदारी लड़ाई के समर्थकों ने। ठीक है, अब आगे देखो, इसके तत्कालिक कारणों पर एक नजर डालते हैं, और तत्कालिक कारणों पे एक एक समझेंगे तो हम आराम से जोड़ पाएंगे कि कैसे बिरसा मुंडा इस आंदोलन के लिए मजबूर हुए। पहले समझो कि एक व्यवस्था थी जो आदिवासियों में चलता है, खुदकटी व्यवस्था या सामूहिक खेती, या मुंडारी व्यवस्था ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, खुदकटी व्यवस्था में जब भी किसी जंगल में जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो अपने जीविकोपार्जन के लिए एक एग्रीकल्चर लैंड बनाने का प्रयास करते हैं ताकि वो दैनिक कार्यों के लिए, भोजन के लिए वो कुछ उपजाऊ चीजें लगा सके। तो ऐसे में मिलकर सब व्यक्तियों का समूह मिलकर वो जंगल को साफ करता था, लेकिन इस पे क्या किया, अंग्रेजों ने रोक लगा दिया। दूसरा चीज देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लगान नीतियां थी, ये सबसे बड़ा शोषण का कारण बना। यहीं से सारा चीज उपजा है, मूल जड़ यही है शोषण का, मूल जड़ या कारण। कैसे, आप समझो। पहले मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि 1793 का कानवाली द्वारा लाया गया अस्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, इन चीजों के इसके आधार पर लोगों का शोषण शुरू हुआ। न सिर्फ आदिवासियों के बल्कि संपूर्ण भारत में आप देखेंगे जो अस्थायी बंदोबस्त वाला जो एरिया है, बंगाल एरिया है और कुछ बनारस का एरिया है, इन क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ बनारस के क्षेत्रों में इस क्षेत्र को लागू किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो 1793 में जो अस्थायी बंदोबस्त आया था, अस्थायी बंदोबस्त में क्या व्यवस्था था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच क्या था, समझौता। जमींदारों के बीच एक समझौता था। इसमें क्या होता था कि जमींदारों को कहा जाता था कि तुम एक फिक्स इतना हमें टैक्स इस क्षेत्र से दे दो, और आप किसानों से या जो आदिवासी हैं जो भूमि पर कुछ उपजा रहे हैं तो उनसे जो भी आपको टैक्स लेना आप ले लो। तो अंग्रेजों को क्या हुआ, एक फिक्स लगान इनको मिलने लग गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ
कि जमींदार तो इस फिक्स अमाउंट को देने के लिए इससे असूलते ही थे, लेकिन इनको भी अपना लाभ लेना होता था। तो इनका जो लाभ लेने का नीति था, लगान की जो नीति थी, इतना ज़्यादा थी कि कभी 50% होता था तो कभी 500% पे चला जाता था। यही हाल संथाल विद्रोह में भी हमने जब पढ़ा था तो इस चीज़ को देखा था हमने। तो मैंने पहले ही बताया कि जो संथाल विद्रोह में जो तत्कालिक कारण थे, लगभग वही कारण इन आदिवासियों के साथ भी थे। तो कैसे कैसे इन लगान नीतियां ने लोगों के अंदर में लोग आदिवासियों को शोषण जमींदारों द्वारा करवाना शुरू कर दिया। कैसे? हमने क्या बोला, ये जो लगान नीति थी 1793 का, इसमें क्या हुआ था, जमींदारों का अत्याचार हुआ, महाजनों द्वारा शोषण शुरू हुआ, सामाजिक हस्तक्षेप हुआ। सामाजिक हस्तक्षेप को भी रखते हैं अलग, जमींदारों और महाजनों की चीजों को समझते हैं। अब क्या हुआ कि चूंकि टैक्स अब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट क्या कर रही है, आदिवासी तो ले नहीं रही है, तो उसके लिए महाजनों को उसने घुसाया। जब महाजन को घुसाया तो उसने क्या किया, मनचाहा टैक्स लेना शुरू किया, लगान लेना शुरू किया। और जब ये लगान नहीं चुका पाते थे तो क्या होता था, फसल का उत्पादन हो ना हो लेकिन फिर भी इनको टैक्स लगान देना पड़ता था। इसलिए वो किनके चंगुल में फंसते थे, महाजनों के। सब आगे डिटेल में समझेंगे, एक सिर्फ तत्कालिक कारण एक झलक दे लीजिए, फिर आगे एक एक करके सारा चीज को समझेंगे। हमने बोला कि जब सामूहिक खेती पर रोक लगा तो यहाँ पर झूम कृषि पर भी रोक लगा दिया गया। झूम कृषि क्या होता है कि एक क्षेत्र में आप फसल उत्पादन करते हैं, जब वहाँ की उर्वरता खत्म होती है तो दूसरे क्षेत्र में जाके कृषि करते हैं। तो एक स्थान से दूसरी स्थानांतरित कृषि भी इनको बोलते हैं। एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जब कृषि करते हैं तो इस पर भी रोक लगा दी गई। अब सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप, अब क्या बोला मैंने कि कुछ ईसाई मिशनरी आ गए। अब ईसाई मिशनरी आए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक काम किया कि देखो, आप जो अपने जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज से पूजा करोगे या अपने धर्म को मानोगे तो बहुत सारी छूट जो अंग्रेजों द्वारा दी जाती है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं, जैसे ईसाई धर्म की बात आती है तो धार्मिक हस्तक्षेप शुरू हो जाती है। उसमें बहुत सारे ज्यादा लोगों को ईसाई धर्म में उन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन कराया। इससे क्या हुआ, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। आपका एक दोस्त है राम और श्याम, और राम और श्याम है, आपने क्या किया, राम जो है अपना जो धर्म बना हुआ जो प्रकृति पूजा करता है वो कर रहा है, लेकिन श्याम क्या हुआ, ये अंग्रेजों की ईसाई मिशनरियों के बहकावे में आ गया और वो सोचा कि हमें लाभ मिलेगा ईसाइयों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, इसलिए उसने ईसाई धर्म अपना लिया। आप सोचो, जो आप प्रकृति पूजा कर रहे हो, अचानक से वो दूसरे धर्म की पूजा करने लगेगा तो आपके मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे, आपको दुख होगा। तो ये दुख जो है आप बयान नहीं कर पाएंगे ज्यादा, क्योंकि आपके दोस्त ने ही इस धर्म को बदला है। लेकिन जब श्याम को समझ आया कि जो वादे किए गए थे ये तो खोखले वादे थे, ये तो ईसाई धर्म परिवर्तन के बाद ही बहुत ज्यादा हमें सुविधाएं मिली नहीं। इतना चीजें सिर्फ अभी याद रखो, कोरिलेट करेंगे आगे। अब डलहौजी का देखो, एक वन नीति आया था 1856 में। इसका ये जो गवर्नर थे 1800, जो वायसराय थे 1848 से 1856 तक थे, ये जाते जाते एक वन नीति लेके आए। वन नीति ने क्या किया कि ऐसी ऐसी नीतियां बना दी, इसमें ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि जनजातियों के लिए जो दैनिक कार्य होते हैं उनके वस्तुओं के उत्पादन पर कई तरह के टैक्स लगाने का प्रावधान कर दिया गया। समझेंगे, सारा चीज समझेंगे, सिर्फ तत्कालिक कारणों को मैं बता रहा हूं, अभी सिर्फ एक नजर रखना है। रेलवे लाइन को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की जरूरत थी। जब लकड़ी की जरूरत थी तो इसके लिए क्या चाहिए, जंगल काटना है। अब जंगल तो शहरी क्षेत्रों में होंगे नहीं, तो इनको जंगल काटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पड़ेंगे, और उन क्षेत्रों में जहां ज्यादा जंगल था तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे क्षेत्र चुने जहां से लकड़ी आसानी से कट जाए। तो जब इन क्षेत्रों में जाते हैं तो इनके साथ क्या होता है, देखिए क्या होता है कि इस क्षेत्रों में जाने के बाद इनके साथ इनकी जंगल कटाई होती है। एक जंगल कटाई होने से लकड़ी का क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ। एक तो लकड़ी का यूज हो रहा है किसमें, रेलवे लाइन को बिछाने में। दूसरा चीज क्या हुआ कि लैंड जब बन जाता है तो इनके लगान बढ़ने लगी, लगान तो बढ़ने ही लगी। साथ में क्या हुआ, क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में था, वहाँ कच्चे वस्तुओं की डिमांड ज्यादा थी, तो अपने इच्छा अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करवाना चाहते थे अंग्रेज लोग, और मनचाही कीमत पर। मनचाही किसकी कीमत पर, जो अंग्रेज देना चाहे उस कीमत पर उन वस्तुओं को अंग्रेज खरीदते थे।
इससे क्या होता था कि जितना पूंजी आदिवासियों को लगता था उस उत्पादन में, उतना भी इनको नहीं मिल पाता था। और दूसरी तरफ क्या था, अस्थायी बंदोबस्त के जरिए जो लगान व्यवस्था था उनको देना ही पड़ता था। तो अब समझो, जो टैक्स है वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर टैक्स देने के बाद और जो फसल थोड़ा बच जाए उसके बेचने के बाद इनके हाथ में कुछ बचता नहीं था। तो मजबूरन दो ही चीज था कि इनको महाजनों के चंगुल में फंसना था, तो ये फंसते थे। दूसरी ओर एक चीज देखेंगे कि 1865 में इस वन नीति को और विस्तार कर दिया जाता है। और विस्तार करके क्या किया जाता है कि इन प्राकृतिक क्षेत्रों पे, जंगलों पे अपना नियंत्रण और बढ़ा देते हैं और उसका और विस्तार करते हैं। इस कारण क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों में विद्रोह और ज्यादा फैल गया। अब समझते हैं, एक एक चीज को बढ़िया समझते हैं। मैंने एक हल्का हल्का हिंट दिया, तत्कालिक कारण आपको ध्यान में रहेगा तो आप आराम से कोरिलेट करोगे। हमने क्या बोला, ब्रिटिश शासन ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में कई परिवर्तन कर दिए। हमने बोला राजनीतिक व्यवस्था में हुआ, जिस तरह से आज के हम न्याय पंचायत की संकल्पना करते हैं, या यूं कहें कि हमारा पंच जो होता है पंचायतों में कुछ स्थानीय मुद्दों का समाधान कर देता है, उसी तरह का व्यवस्था क्या था इन आदिवासियों में भी ग्रामीण स्तर पे, कि अगर कोई गांव में कोई समस्या होता है तो आराम से आप क्या करते हैं, स्थानीय स्तर पर उसका समाधान कर लेते हैं। उसके लिए आपको कोई कोर्ट कचहरी या थाना जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, इसको राजनीतिक या प्रशासनिक आप बोल सकते हो, इसमें परिवर्तन करके क्या किया गया कि अब वहां पर थाना और न्यायालय का चक्कर लगाने का एक मजबूर कर दिया गया। एक चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज आर्थिक में आप देखेंगे कि इनका वन नीति आया, लगान नीति आया 1793 का, अस्थायी बंदोबस्त। अब इन नीतियों ने क्या किया कि जो ये आदिवासी अपने जो वस्तुओं को उत्पादन करते थे, जो जंगल के जो प्रोडक्ट, जो जंगल की चीजों से बने हुए जब प्रोडक्ट बनाते थे, तो उन पर कोई टैक्स इनको देना नहीं पड़ता था। और दूसरी तरफ ये विनिमय प्रणाली के माध्यम से भी अपनी दैनिक कार्यों को करते थे। लेकिन इन सारी चीजों पर अंग्रेजों ने क्या किया, रोक लगा दिया। और रोक लगाने के कारण क्या हुआ कि इन पर रोक लगाने के बाद जब ये प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं तो इनको टैक्स देना मजबूरी बना दिया गया कि तुमको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी कर दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि इनके उत्पादन पर भी टैक्स लगाना शुरू किया गया और इस तरह से उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया गया। और क्या किया, हमने बोला कि उनको जो जमीन थे, जो उनके खेत थे या घर थे, पहले उनके पास अगर थोड़ा खेत है जहां कुछ उत्पादन करते हैं, क्योंकि वो सामूहिक खेती करते थे, इनके आने से क्या हुआ, खेतों को बंटवारा कर दिया गया। अब एक व्यक्ति के पास थोड़ा थोड़ा जमीन होने लगा। अब एक आप सोचो, एक साथ एक समूह में 4 लोग काम करें, दोस्त हैं, और चारों की फिर अलग अलग जमीन हो जाती है। और इसमें 4 लोगों में कभी ऐसा हुआ कि किसी खेत में फसल कम उपजा, फिर भी उसको लगान देना है। अगर लगान उनको देना ही है तो क्या करेंगे, 3 लोग तो उसमें से दे देंगे क्योंकि उनका फसल उत्पादन हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति अगर उसका उत्पादन नहीं होता है और लेकिन जमींदारों द्वारा कंपलसरी किया हुआ है कि आपको टैक्स लगान देना ही पड़ेगा, तो किसके पास जाएंगे, महाजन के पास। तो महाजन क्यों देंगे, जब उनके पास अपनी जमीन का कागजात दोगे, शक्ति दोगे कि अगर तुम नहीं चुकाए तो हम वापस ले लेंगे तुम्हारा घर। कैसे ले लेंगे, और दूसरी बात कि एक तो तुम ले रहे हो जमीन का एक गारंटी के तौर पे, दूसरी ओर क्या कर रहे हो, ब्याज भी क्या कर रहे हो, ब्याज भी बहुत हाई लगा रहे हो। उसमें चूंकि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो ये महाजन लोग आसानी से इनको मूर्ख बना देते थे। अब कोई भी ब्याज दर लगाते थे, लेकिन इसकी पैसे इतना ज्यादा हो जाते थे कि चुकाने पाने में संभव नहीं था, चुका पाने में सफल नहीं होते थे और ये ऋण जाल में फंस जाते थे। और अंततः इनके साथ होता क्या था, ये जमीन महाजनों के हाथ चला जाता था। जब महाजनों के हाथ चला जाता है तो क्या यहाँ से तैयार होता है, यहाँ से 2 चीजें चलता है। देखो, ब्याज हाई, एक क्रोनोलॉजी समझो, ब्याज हाई है तो क्या होगा, असफल चुकाने में, असफल हुए चुकाने में, फिर क्या हुआ, असफल बड़े स्तर पे हो रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर घर का क्या हो गया, नीलाम, घर नीलामी होगा। घर नीलामी होगा तो क्या होंगे, गरीब, बेरोजगार और बंधुआ मजदूरी करेंगे।
बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, बेगारी करेंगे। अब ये परिस्थितियां जब बनी है तो आप समझो आर्थिक रूप से ये कितना कमजोर हो गए हैं कि उनको अंग्रेज जब चाहे अपने हिसाब से उसको काम के लिए यूज कर सकेगा। अब जोड़ेंगे कि बेरोजगारों को, बंधुआ मजदूरों को कैसे अंग्रेजों ने यूज किया, वो भी समझेंगे। सामाजिक स्तर पर हमने बात किया था कि किस तरह से धार्मिक आधार पर, और इनके ये जो आदिवासी होते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, अपनी रीति रिवाजों को मानते हैं, चाहे प्रकृति की पूजा हो, चाहे अपने इष्ट देवता की पूजा हो, या सिंह बोंगा की पूजा करते हैं, तो इष्ट देवता की पूजा करते हैं। लेकिन इसमें जब हस्तक्षेप करके, इसमें जब इनको बताया जाता है कि तुम ईसाई धर्म की मान लो, इसमें धर्म परिवर्तन करवाओ और तुम्हें ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, इस आधार पर जब हस्तक्षेप होता है तो 10 में से अगर 2 लोग भी कन्वर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। और अंततः जिस वादे के साथ धर्म परिवर्तन कराया जाता है उनकी पूर्ति नहीं होती है, तो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग भी इनके विरुद्ध आवाज उठाने लग जाते हैं। आज इसका नेतृत्व करता कौन है? भगवान बिरसा मुंडा। तो आप समझते हैं जब परिवर्तन किए तो खिलाफ क्या हुआ? बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया। किसके खिलाफ? औपनिवेशिक सरकार। या औपनिवेशिक सरकार कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए एक तरफ क्या था, हमने बताया कि इन सारी परिस्थितियां कैसे बनी, अंग्रेजों के मन में इतने सारे लालसा आए कैसे। औद्योगिक क्रांति धरते हैं, उनको कच्चे माल चाहिए। कच्चे माल चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? उनको बड़े स्तर पे उत्पादन चाहिए। तो उन्होंने जंगल को साफ करवाया। जंगल की लकड़ी को यूज किया किस चीज के लिए? अपने रेलवे लाइन को बिछाने के लिए। दूसरी तरफ जब जंगल को एग्रीकल्चर लैंड में बदला गया तो वहां से क्या बढ़ गया? उनको लगान ज्यादा बढ़ गया। ये फायदा उनको हुआ। इसके हिसाब से वस्तु का उत्पादन अपने अनुसार बनाने लगे ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके कम दामों पर। ठीक है। दूसरी चीज ये देखिए, हमने बताया कि स्वतंत्रता प्रिय होते, अपने रीति रिवाजों को मानने वाले थे। इनके अपनी धार्मिक, प्रशासनिक और सामाजिक नीति थी, उसके हिसाब से चलते थे। इन सब पर क्या हुआ? कुठाराघात किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। उनके द्वारा लाए गए उनके बिचौलियों द्वारा, महाजनों, जमींदारों, साहूकारों, इनके द्वारा। आप समझो कि एक बात समझो कि ये जो आदिवासी लोगों ने, जो मुंडा आदिवासियों ने ये जो विद्रोह किया अंग्रेजों के विरुद्ध, ये मजबूरी नहीं था। ये जो जमींदार, साहूकार और महाजन, देखिए दीकू एक शब्द होता है। दीकू का मतलब क्या होता है? आदिवासियों के अलावा जो बाहरी लोग उस क्षेत्र में आके बस जाते थे उनको दीकू कहते थे। चाहे वो अंग्रेज हो, महाजन हो, जमींदार हो, साहूकार हो या व्यापारी हो, इन सबको दीकू बोलते थे। और सबसे बड़ा शोषणकर्ता यही थे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो समझौता किससे था? जमींदारों से। और जमींदारों ने क्या किया? मनचाहा लगान लगा दिया। किस पर? आदिवासियों पर। दूसरी ओर जब लगान नहीं चुका पा रहे थे तो महाजन इनको उच्च ब्याज दर पर ऋण देता है और अंततः उनको क्या कर देता है? बेघर कर देता है। उनके घर को नीलाम करा देता है, उनके खेती को नीलाम करा देता है और फिर उसको बेघर, मजबूर और बेगार, इस तरह का मजदूर बना के छोड़ देता है। आप समझिए फिर इनका शोषण क्या होता है? शोषण शुरू करता है। अब एक समझो, जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूर रहता है तो उस पर अत्याचार भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि चूंकि सारे आदिवासी, तो कुछ तो ऐसे आदिवासी होंगे जो जमींदारों का विरोध किया होंगे जब उन्होंने अत्याचार शुरू किया होगा, उच्च लगान दर लिया होगा। तो ऐसे में उस समय शुरुआती था ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि 1793 में तो अस्थायी बंदोबस्त आया था, उनको लगान ज़्यादा चाहिए था। तो जब जमींदारों के साथ समझौता था तो वो भी चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी कि हमको ज़्यादा लगान आए। इसीलिए जमींदारों की डिमांड थी कि हमें कुछ शक्तियां प्रदान किया जाए कि अगर कोई हमारा लगान ना वसूल करे तो हम उस पर किसी तरह अपना दंड का व्यवस्था करके उससे अपना लगान वसूल कर पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए 1806 में जमींदारों को एक पुलिस इतना अधिकार दिया गया। जितना पुलिस को अधिकार दिया जाता था उतना अधिकार इन जमींदारों के लठैतों को दिया गया। जब ऐसा दिया गया तो इन मजबूर लोगों पर, इन आदिवासियों पर सबसे ज्यादा जो अत्याचार किया इन्हीं जमींदारों ने किया। जमींदारों ने जहां शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अत्याचार इन पर किया, आर्थिक रूप से अत्याचार किया, वहीं दूसरी ओर महाजनों ने क्या किया? इनका शोषण, ब्याज, उच्च ब्याज दर और उनकी अशिक्षा का फायदा उठाया और इस तरह से उनको शोषण के चंगुल, ऋण के जाल में फंसाकर उनको बेघर, मजबूर और विद्रोह के लिए उद्वेलित कर दिया। यही कारण बने विद्रोह का।
अब देखो हमने क्या बोला था कि जमींदारी व्यवस्था में इनकी पारंपरिक खुटखटी व्यवस्था क्या किया, समाप्त कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्या लाया, नीति और नियम लाए। जब वो नीति नियम लाए तो इनके क्या हुआ था, मैंने बोला था जो सामूहिक खेती है उनको पहले एक जो क्षेत्र है, मान लिया कि एक एरिया है, पहले इतना में सामूहिक खेती करते थे, अब इसी एरिया को इतना डिवाइड कर दिया गया। तो अब क्या होगा, इस जमीन को लेके हो सकता है आपसी विद्वेष हो, एक तो आपस में लड़ाई हो सकता है, लेकिन इसमें तो चलो बच भी गए। तो क्या हुआ कि अब जब इस क्षेत्रों में, जब यहाँ पर हमने बताया था कि अगर इस क्षेत्र में यहाँ और यहाँ उत्पादन हो और इस क्षेत्रों में उत्पादन ना हो, लेकिन लगान तो चारों को देने हैं, तो दो को तो मजबूरी है क्योंकि महाजनों के चंगुल में फंसेगा, अंततः वो बेघर होगा, गरीब होगा, बेरोजगार होगा, बंधुआ मजदूर बनेगा। इस तरह की चीजों से क्या हुआ, खुटखटी व्यवस्था समाप्त करने के कारण इस तरह की भी परिस्थितियां बनी। दूसरा चीज देखेंगे कि ये जनजाति अपने दैनिक कार्यों के लिए, वस्तुओं के उत्पादन के लिए कोई कर नहीं देते थे। हमने क्या बोला कि अपनी वस्तु जो उत्पादन करते थे, जो वन उत्पाद होते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं देते थे। ये वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से अपना दैनिक कार्य कर लेते थे, कोई टैक्स नहीं देना होता था। स्थानीय स्तर पर चीजों का समाधान हो जाता था, इनकी जो जरूरतें होती थी स्थानीय स्तर पर ही पूरा हो जाते थे। लेकिन ये टैक्स की व्यवस्था लाकर इन्होंने क्या किया, इनको और मजबूर कर दिया। क्या, एक तरफ खेती का टैक्स दो, एक तरफ वन उत्पाद का टैक्स दो, इनको हर तरह से टैक्स के चंगुल में फंसा दिया इन्होंने, और इनको गरीब करने का कोई कसर छोड़ा नहीं। दूसरी ये देखेंगे कि ये प्रकृति के उपासक होते, हमने बोला था, और इनके इष्ट देव का क्या नाम है, सिंह बोंगा। ऐसा कहा जाता है कि जब 1995 में जब स्कूल में अपने एक अंग्रेज शिक्षक का विरोध करते हैं बिरसा मुंडा, तो फिर उनको 2 साल के लिए जेल हो जाता है, और जेल होने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो बड़ा शांत स्वभाव के, शुरू में ये बांसुरी वादक बहुत अच्छा बांसुरी बजाते थे, ये नटखटी स्वभाव के थे। लेकिन जब जेल से वापस आते हैं और उस समय देखते हैं कि देखिए 1895 में इनको पहले जेल पहली बार भेजा जाता है, जब वो विरोध करते हैं और अपने धर्म विरायस जो बिरसायत संप्रदाय था, जो ईसाई धर्म में जो चले गए थे, उनको वापस लाने के लिए संप्रदाय को बनाया गया था। जब ऐसी बातें की तो अंग्रेजों ने इनको अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण देने के नाम पर, भड़काने के नाम पर इनको क्या किया, जेल में बंद कर दिया। लेकिन जब ये जेल से बाहर निकलते हैं तो इन पर एक बड़ा बदलाव दिखता है, बहुत शांत हो जाते हैं। और जब शांत हो जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि एक दिन वो चले जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि जंगल में वो चले गए थे और जंगल में बैठ के वो थोड़ा मेडिटेशन कर रहे थे। उसी समय सिंह बोंगा और इनके इष्ट देव उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने हक की लड़ाई के लिए उलगुलान करो। उलगुलान का मतलब ही होता है क्रांति। यहीं से उनके मन में आता है कि अपने लोगों के अधिकार के लिए हमें नेतृत्व करना पड़ेगा, और नेतृत्व किया, और नेतृत्व करते ही उन्होंने, आपको पता होगा कि आगे हमने बताया पीछे कि 1899 में 24 दिसंबर 1899 को इन्होंने इस तरह का विद्रोह किया। अब देखिए 1895 में जब बिरसा मुंडा ने सरदारी लड़ाई का नेतृत्व लिया था और खुद को कहा उस दिन कि भगवान ठाकुर जी का ठाकुर जी का दूत हूं, उन्होंने बोला, खुद को ठाकुर जी का दूत बताया, ठीक है, एक धार्मिक सहारा लिया। क्योंकि उसमें अशिक्षित लोग थे और लोगों में इतनी समझ नहीं थी कि वो एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ सके, इसलिए उन्होंने एक धर्म ही ऐसा सहारा था जहां लोग एक साथ जुड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, धर्म का सहारा लिया और कहा ठाकुर जी ने हमें अपने दूत के रूप में भेजा है, ठीक है। पहला चीज, एक चीज तो ये हुआ कि दूत। दूसरा चीज है कि ये पढ़े लिखे थे, मैंने बताया कि ईसाई मिशनरी में पढ़े थे, अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट थे। तो इसका फायदा क्या हुआ कि इनको पढ़ा लिखा होने के कारण क्या हुआ कि थोड़ा मौसम के बारे में जानकारी देते थे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या सूखा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस तरह की चीज़ों की जानकारी इनको होती थी। तो ये लोगों को बताते तो लोगों को लगता था कि इनको बहुत ही जानकार है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको नॉलेज है, तो ये भगवान के दूत ही हैं। तीसरा चीज़ ये था कि इनके पास क्या था, औषधीय ज्ञान था। औषधीय ज्ञान होने के कारण क्या हुआ कि लोग जब बीमार होकर आते थे तो उनको कुछ जड़ी बूटी बता देते थे और कुछ ऐसी चीज़ें रख रखाव बताते थे जिससे वो बीमारी दूर हो जाती थी।
जब इस तरह की चीजें जब होने लगी, लोगों में बदलाव दिखा कि हाँ इनके कारण हमें बदलाव हो रहा है, तो वास्तव में इनको भगवान का दूत माने जाने लगा। और ऐसा लगा कि जब इनको औषधीय ज्ञान के कारण बहुत लोगों का रोग ठीक हो रहा था, तो इन्होंने बोला कि हाँ यही मेरा असली भगवान है, सिंहभोंगा है, सिंहभोंगा का दूत है, और यही हमारे भगवान है। हमारे अधिकारों की रक्षा ये करेंगे अगर हम इनको अपना नेतृत्वकर्ता मानते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैंने बोला कि औषधीय ज्ञान था इनके पास। औषधीय ज्ञान होने के कारण क्या हुआ? औषधीय ज्ञान होने के कारण क्या लोगों में उनके प्रति क्या हुआ? सम्मान बढ़ा। अब सोचो कि एक परिवार का कोई बच्चा बीमार है, और जब इनके पास जाता है तो इनको कुछ इलाज की चीजें बताते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ परिवार का इनके प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। यही हो रहा था। और इनका अंतिम मकसद क्या था? इनका मकसद था कि इन लोगों को जागरूक करें, इन लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जागरूक करें। और कुछ जो अंधविश्वास है, ऐसा माना जाता था कि अगर उस समय कुछ महिलाएं जब डेथ करती थी तो उनके साथ वो गरीब, कितना भी गरीब हो, उनके साथ कुछ गहना हो, बर्तन हो, कुछ सारी चीजें उनको दफन करना पड़ता था। ये अंधविश्वास था। क्यों ऐसा अंधविश्वास था? क्योंकि एक तरफ जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, दूसरी ओर आप कर्ज लेके इस तरह की चीजें को आप कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसा ही हुआ था कि घर में, बिरसा मुंडा के घर में कुछ खाने को नहीं था, तो वो ऐसी दफन हुए कुछ जगहों से जाके कुछ गहने निकाल के लेके आते हैं और उसको बेच के घर में कुछ अनाज लेके आते हैं। इस बात से उनकी माता जी बहुत नाराज होती हैं। तो इस अंधविश्वास को भी दूर करने में इन्होंने क्या किया? बहुत बड़ी भूमिका निभाया। तो हमने क्या बोला? सारी चीजों को एकदम जोड़ना। समझ में आएगा कि अभी हम क्या करें? ये जो चीजें बता रहे हैं ये सिर्फ जोड़ रहे हैं कि कैसे लोगों के अंदर में जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को एक कर रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। ठीक है, बेईमानी किया ईसाई धर्म में अपना, चूंकि अब ईसाई धर्म जो अपना चुके थे उसको अपने मूल धर्म में वापस लौटने के लिए किया। और इसके लिए क्या किया था? बिरसायत नाम का क्या किया था? संप्रदाय लाया था। बिरसायत संप्रदाय। कौन सा धर्म था? बिरसायत संप्रदाय। बिरसायत संप्रदाय। इसमें क्या होता था कि जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं उनको क्या था, इसके माध्यम से जुड़िए आपको फिर माना जाएगा कि आप आदिवासियों के मूल धर्म में वापस आ चुके हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से अंग्रेजों को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाई में कन्वर्ट हो जाए। अब मैंने बताया था कि इसी के लिए क्या होता है, 1895 में इनको 2 वर्ष का सजा हुआ था। ठीक है, तो इन चीजों को आपने समझ लिया। अब देखिए इसमें एक चीज, क्या हम ऐसा माने, हमने बोला कि 24 दिसंबर, इसको 24 दिसंबर मान के चलिएगा, क्या 24 दिसंबर के पहले 1899 के पहले कोई जनजातीय विद्रोह नहीं हुआ था? बुद्धो भगत जी ने किया था। अब बुद्धो भगत जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जब किया विद्रोह, तो उन्होंने भी कई अच्छा नेतृत्व प्रदान किया था। लेकिन एक बार इनकी भनक अंग्रेजों को लग गई, जब भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने गए, उनके पहले मैं बुद्धो भगत की बात कर रहा हूँ। बुद्धो भगत जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने गए, उसके पहले वो एक शिव मंदिर में जा रहे थे। लेकिन जब शिव मंदिर में गए तो वहाँ देखा कि अंदर से दरवाजा बंद है। और ऐसे में वहीं पर इनको और इनके साथियों को अंग्रेजों द्वारा क्या क्या दिया जाता है? हत्या कर दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बिरसा मुंडा के पहले विद्रोह नहीं हुए हैं, हुए हैं। संथाल विद्रोह की बात की थी हमने, बुद्धो भगत की भी बात कर रहा हूँ। उन्होंने, बुद्धो भगत ने कहा था अबुआ देशुम अबुआ राज, मतलब हमारा देश हमारा राज। जब हमारा देश हमारा राज की बात हो रही है तो आप समझिए इस चीज को कि ये संकल्पना तो पहले ही आ चुका था। जब ये संकल्पना पहले आ चुका था, तो ये संकल्पना जब पहले आ चुका था, तो अपना राज स्थापित करने की संकल्पना जब बुद्धो भगत ने पहले ही दे रखा है, तो इनको क्या चाहिए था? इन्होंने लोगों को जोड़ चुके थे अपने साथ, नेतृत्व अपना प्रदान करने के लिए तैयार हो चुके थे, और लोग भी इनको समर्थन करने के लिए रेडी थे। किनको? बिरसा मुंडा को। अब इस तरह की सारी चीजों को आप देखें तो क्या नजर आएगा आपको कि हमने बोला कि ईसाई धर्म से सबको वापस लाया,
ऐसा धर्म से मूल धर्म में जब वापस लाते हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने एक ईश्वर की संकल्पना दी थी और वही ईश्वर सिंह बोंगा इनके इष्ट देव हैं। और अबुआ दिशुम अबुआ राज बुद्ध भगत ने कहा था और इन्होंने बोला था कि ये तो क्या कहते हैं कि बिरसा मुंडा जी ने कहा था अबुआ राज, उन्होंने बोला था अबुआ राज इत्ते जाना और महारानी राज टुंडो जाना। अबुआ राज इत्ते जाना और महारानी राज टुंडो जाना, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा राज स्थापित होगा और महारानी का राज समाप्त होगा। कौन कहा था? अबुआ राज इत्ते आना और महारानी राज टुंडो जाना। ये जो कोट है ये बिरसा मुंडा जी ने कहा था, टुंडो जाना। इसका मतलब ही देखिए, ये कोट से जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको मार्क्स दिलवाने में मदद करेगा। तो ये सारे कोट्स को आप ओवरऑल हमने बता दिया कि नेतृत्वकर्ता किस तरह से नेतृत्वकर्ता तैयार किए, लोगों को जागरूक किया, एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, अंधविश्वास को समाप्त करने का कोशिश किया। अब चलते हैं विद्रोह के दिन में। विद्रोह का दिन कब है? 24 दिसंबर 1899 और क्रिसमस की पूर्व संध्या। ये पीडी में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब हुआ था। अब जब इस सारी चीज़ों को दिकू हमने बताया था कि गैर आदिवासियों के विरुद्ध ही लड़ाई थी। इन्होंने क्या कहा था कि देखो, इसमें एक चीज़ जो समझने की बात है, हमने शुरू में बताया था कि हम कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट क्या करवा रहा हूँ मैं, समझो इस चीज़ को। हमने बोला था सरदारी लड़ाई क्या था और प्लस बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लोग जो समर्थक थे। अब समझो सरदारी लड़ाई वाला जो लोग थे ये उग्र थे। ये कौन थे? उग्र थे। और ये जो थे न उग्र सामान्यतः ये शांत थे। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तब होता है कि अपने अधिकारों को छीनने के लिए हम शांत रह के बैठ के अपने अधिकारों को वापस नहीं पा सकते हैं। तो जब ये एक साथ दोनों मिलते हैं तो लोगों, जब इनको समर्थक में लोग जब जुड़ते हैं, लगभग कई 100 गांव के लोग आते हैं और इनसे जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद ये लोगों से अपने हाथ में 2 झंडा लिए रहते हैं, एक होता है उजला और एक होता है लाल। उजला का मतलब है कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं करेंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, और लाल का मतलब है अंग्रेजों के विरुद्ध हम लड़ाई करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो लोगों ने लाल झंडे के पक्ष में समर्थन देते हैं। तभी उन्होंने कहा था कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी, दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसे झंडा लाल। अब समझो सारी चीजें ऐसी नहीं बनी है, वो गुजरा है, वैसा बीता है। और लोगों, ये बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से आप कहेंगे ना कि लोगों का विश्वास जीत कर इस विद्रोह को शुरू किया गया था। और लोगों को जब विश्वास था इन पर और इनका विश्वास था लोगों पर, इसीलिए ये विद्रोह हुआ। और कहीं न कहीं इस विद्रोह में इनका, आपको बता दूं कि 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म होता है। मात्र 25 वर्ष की उम्र में अगर किसी को भगवान का दर्जा मिल रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि इन्होंने कुछ तो ऐसा कार्य किया होगा, लोगों में ऐसा उमंग भरा है, ऐसा जोश भरा है, अंधविश्वास दूर कराया, अपने हक की लड़ाई के लिए जागरूक किया, अपने हकों की, अगर कोई उसका हक छीनता है तो उसके विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति दी। तो ऐसे लोगों को आप भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं भगवान मानता हूं, आपको भी मानना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक लोगों की बात नहीं है, पूरे समाज को, एक आदिवासी समाज को पूरा खड़ा किया इन्होंने। आज उन्हीं का जगाया हुआ लोग हैं जो आज हमें इस तरह के अधिकार आज भी उनको मिला हुआ है। तो समझते हैं इन चीज़ों को, सारा चीज़ों को एक एक करके कि इतनी चीज़ों के तात्कालिक कारणों से जो प्रभाव उत्पन्न हुए जब इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, तो ये विद्रोह किस तरह से फैला। अब देखो, ये जो विद्रोह हुआ तो एक शब्द में इसको बोल सकते हैं हम, आक्रमण का केंद्र कौन था?
आक्रमण का केंद्र, आक्रमण का केंद्र कौन था? जमींदार, अधिकारी, व्यापारी, इन लोगों की हत्याएं की गई। दूसरी तरफ देखेंगे कि उस परिवार के बच्चे, कुछ महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। कारण क्या था? ये निशाना बनाने का कारण क्या था? जब रेलवे लाइन के लिए लकड़ियां छीनी जा रही थी, काट के ले जाया जा रहा था, तो उस समय आदिवासी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा था। कई अधिकारियों ने उनको बलात्कार किया और महिलाओं के विरुद्ध अगर शिकायत, महिलाओं के साथ जो ये अत्याचार होता था, इसके विरुद्ध अगर थाने में कोई जाए तो शिकायत नहीं लिखी जाती थी। तो ऐसे में इनके परिवारों को भी नहीं छोड़ा गया अपने हक की लड़ाई में बिरसा मुंडा के समर्थकों द्वारा। दूसरी ओर देखेंगे ध्याता भोग कि 5 जनवरी 1900 को पूरा संपूर्ण मुंडा क्षेत्र में क्या हुआ? विद्रोह फैल गया और लगभग 6000 मुंडा, ये ज्यादा भी संख्या हो सकता है, 6000 मुंडा हथियार। अब क्या है? अब दो चीज समझो, यहीं से आपको बाइफरकेट करने में मदद मिलेगी। 6000 मुंडा लगभग आए, नेतृत्व इनको समर्थन देने आए। जब समर्थन देने आए तो इनके पास हथियार के तौर पे क्या होगा? एक आदिवासी होने के नाते इनके तीर होंगे, धनुष होंगे, और क्या था इनके पास? जैसे संताल विद्रोह देखा होगा आपने, सुना होगा, तो उसमें हमने बताया था कि गोरिल्ला वार, छुप कर लड़ाई करने में वो एक्सपर्टीज थे। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों को इन आदिवासियों ने भी अपनाया। लेकिन क्या ये अंग्रेजों के बंदूक के सामने टिक पाएंगे? एक चीज समझ लो पहले, जब आक्रमण इन्होंने किया इन क्षेत्रों पर, ऐसा नहीं है अंग्रेज अधिकारी, ईस्ट इंडिया के अधिकारियों पर भी इन्होंने क्या किया था? हमला किया था। कई हत्याएं हुई थी, निर्मम हत्याएं हुई थी। दूसरा तरफ ये देखिए कि इस विद्रोह में महिलाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। मुंडा महिलाओं ने, जब मुंडा महिलाओं ने भूमिका निभाई है तो आपको समझना पड़ेगा कि नेतृत्व कितने, ये आंदोलन कितना विशाल होगा, कितना ज़्यादा अंग्रेजों के लिए कष्टदायक होगा कि अंग्रेज इसको कैसे संभाल रहे होंगे। अब एक चीज़ जो मैंने बताया कि इस विद्रोह का नेतृत्व तो बिरसा मुंडा कर रहे थे। 6000 मुंडा परिवार और लोगों द्वारा इनका समर्थन भी किया जा रहा था। लेकिन क्या तीर और धनुष के भरोसे इस युद्ध को जीता जा सकता था? मैं कहूँगा नहीं। कारण क्या है कि इनके पास आधुनिक हथियार थे। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे और लोगों में एक भय पैदा करना था कि अंग्रेजों के विरुद्ध अगर आवाज उठाओगे तो इस तरह कुचलेंगे कि दोबारा कभी उठ के विरोध या विद्रोह करने की शक्ति तुम नहीं ला पाओगे। तो ऐसा क्या हुआ? एक तो आस्था था, क्योंकि एक धार्मिक आस्था था, लोगों में यह विश्वास था क्योंकि यह भगवान के दूत हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा ने यही एहसास दिलाया था कि हम भगवान के दूत हैं। तो लोगों में ये आस्था थी कि जब हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे तो चूंकि ये भगवान के दूत हैं तो हमारी रक्षा सिंह भोंगा करेंगे। तो एक आस्था के नाम पर, साहस के नाम पर ऐसे दुश्मनों से नहीं लड़ सकते जिसके पास आधुनिक हथियार थे। इनके पास क्या थे? आधुनिक हथियार। जब आधुनिक हथियार नहीं थे तो समझिए आप, एक चीज और है, इन सारी चीजों को तो लड़ाई कर ही रहे थे, साथ ही दूसरी तरफ अंग्रेजों ने क्या किया कि 500 रुपए का इनाम रख दिया बिरसा मुंडा पे। उस समय का 500 आप मान के चलो अभी लाखों में है वो चीजें। जब कई लाखों में चीजें का लालच होगा लोगों के पास, तो उसी में से कुछ लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों को सूचना दे दी कि बिरसा मुंडा आज यहाँ पर है। और बिरसा मुंडा को क्या किया जाता है? गिरफ्तार। ये गिरफ्तार कब होते हैं? 3 फरवरी 1900 को सिरभूम से गिरफ्तार होते हैं और इनको रांची जेल में डाल दिया जाता है। अब समझिए, इनकी पॉपुलैरिटी इतना थी कि अंग्रेजों ने इन्हें छुप छुपा कर रांची जेल तक ले जाना चाहा, लेकिन रांची जेल के बाहर हुजूम था इनके समर्थकों का। लेकिन इन पे एक निडर भाव चेहरे पे दिख रहा था और इनके शरीर पे अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रताड़ना का सबूत थे, शरीर पे निशान थे। इतना उन पर अत्याचार किया गया था कि उनके शरीर को देखकर कोई भी कह सकता था कि अंग्रेजों ने इनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। अब समझो, इनको 3 जून को गिरफ्तार किया जाता है और कारण क्या बताया जाता है कि 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु होती है हैजा के कारण। लेकिन कुछ रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया था ताकि इनके धीरे धीरे मृत्यु हो जाए।
ऐसा क्यों कहा गया? हैजा से मृत्यु हो गई, इसलिए कि लोगों में और ज़्यादा विद्रोह भाव पैदा ना हो। अगर किसी को पता चलेगा कि जहर देके मारा गया है तो अंग्रेजों के विरुद्ध और ज़्यादा उतावलापन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से क्या हुआ कि बिरसा मुंडा विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया गया और दमन किया गया। अब क्या, बिरसा आंदोलन के प्रभाव, बिरसा आंदोलन के प्रभाव निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। अब बिरसा मुंडा को आपको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि हमने सारी चीज़ों को देख लिया, कैसे कैसे ये चीज़ें शुरू हुई। अब समझो एक एक चीज़ करके, पहले तो ये सीक्वेंस आप बना लेना, पहले इसको रख लेना। वर्ष 1900 में एक कमेटी बनी, मैक-पेनहार्स्ट कमेटी। इन्होंने क्या बोला इस विद्रोह के बाद, चूंकि इस विद्रोह में हुआ क्या था कि आप देखेंगे कि जब अंग्रेज जब इस विद्रोह का दमन कर रहे थे तो लगभग 400 लोगों की मृत्यु कहा जाता है कि हुई थी, लेकिन अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि मात्र 11 लोगों की हत्या हुई थी या मृत्यु हुई थी। अब समझिए इस चीज को, इन्होंने दमन इतनी क्रूरता से किया था कि अगर कोई जिंदा रह भी गया घायल अवस्था में तो भी उनको वो दफन कर देते थे। इवन ये भी हुआ कि जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई तो उनको बिना उनके शरीर को उनके परिवार को नहीं सौंपा गया और ये अंग्रेजों द्वारा खुद ही इनको जला दिया गया। आप समझिए किस तरह का क्रूरता था, जिंदा लोगों को दफना देना, उनके परिवार के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट था सबको खत्म करके उनको बिरसा मुंडा के परिवार को उनके शरीर को नहीं सौंपा गया। 25 वर्ष की उम्र में सारे कार्य किया है किन्होंने? बिरसा मुंडा ने। मैं कहूँगा कि ऐसा कार्य हर किसी के नसीब में नहीं होता है और जिसके नसीब में होता है वो नसीब वाला होता है। आप समझो 1900 में क्या हुआ, मैक-पेनहार्स्ट कमेटी बनी और इसमें उन्होंने क्या किया, आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए एक एक्ट बनाया और इन्होंने क्या बोला कि जमीन हस्तांतरण अगर करना है तो आदिवासियों के बीच में ही होगा, गैर आदिवासियों के बीच में नहीं। ठीक है। दूसरा चीज कि दूसरे गांव का नहीं होना चाहिए, उसी गांव का होना चाहिए। अब 1903 में देखेंगे, 1903 में एक काश्तकारी संशोधन एक्ट आता है। इसमें खुटकटी व्यवस्था, एक खुटकटी व्यवस्था क्या था, वही सामूहिक खेती को पुनः बहाल किया जाता है और इसको क्या हुआ था, कानूनी मान्यता दे दिया जाता है 1903 के काश्तकारी एक्ट के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से। अब जब देखेंगे 1908 में फिर क्या आता है, छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट आता है, क्योंकि ये विद्रोह जो हुआ था ये पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। 500 कहा जाता 580,000 वर्ग किलोमीटर में ये चीजें हुई थी विद्रोह। तो इस सारे क्षेत्र में क्या हुआ, काश्तकारी एक्ट लागू हुआ जो 1908 में आया था छोटा नागपुर का। कुछ प्रशासनिक कदम ऐसे उठाए गए जिसका लाभ आदिवासियों को पहुंचा। दूसरी बात 1905 में क्या हुआ, खूंटी को एक अनुमंडल बना दिया गया। ये तो हुआ बिरसा आंदोलन के बाद के कार्य, जो बिरसा आंदोलन में के बाद बिरसा मुंडा जी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद इतने सारे कार्य होते हैं। लेकिन बिरसा मुंडा का ही देन है, जो आपको थोड़ा जोड़िए कि हमने क्या बोला कि 15 नवंबर को इनको क्या होता है, 15 नवंबर को इनका जन्म होता है 1875 को, और इन्हीं के जन्म पर झारखंड राज्य का गठन कब होता है, 15 नवंबर 2000 को। इसकी महानता का सबूत यही है, जिसे आज झारखंड वासी भगवान बोलते हैं, उन्हीं भगवान के जन्मदिन पर ही झारखंड का स्थापना होता है, झारखंड का स्थापना होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इनकी महानता कितनी थी। आज झारखंड के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं इनके नाम पर है। झारखंड के लोग आज भी इनको भगवान के रूप में देखते हैं। इनको धरती आबा कहा जाता है, धरती के पिता कहा जाता है, धरती का पिता कहा जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक पिता के समान उनका रक्षा किया था, इसलिए धरती आबा कहा जाता है। तो इस तरह से अपना वीडियो को हमने सारा बिरसा मुंडा पर सारा चीज़ों को हमने बताया है। एक छोटी सी चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको कंक्लूजन में लिखना होगा तो आप यही कहिएगा कि आपको दिखाना होगा कि जिस तरह से संथाल विद्रोह और बुद्ध भगत जैसे लोगों ने
अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की थी, बिरसा मुंडा ने उस आवाज़ को और मजबूती से प्रदान किया और अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया और आने वाले समय में अंग्रेज को देश छोड़कर जाना पड़ा। और दूसरी चीज़, जो अंग्रेज बिरसा मुंडा ने जिस अधिकारों को पुनः प्राप्ति के लिए लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई उस लड़ाई के लिए लोगों में ताकत दी, साहस दिया, हिम्मत दिया कि अब जब कभी भी आपके अधिकारों को छीना जाए तो उस अधिकारों के लिए लड़ना सीखें, एकजुट रहना सीखें। देश एक है, अपने क्षेत्र की रक्षा करिए, अखंड बने रहिए। यही उन्होंने सीख दी थी अपने फॉलोअर को। ठीक है, तो आज वीडियो इतना ही है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।